मान्यवर साहब कांसीराम जी ने संघर्ष किया, नॉन एससी लोगों को भी समझाने का प्रयास किया, लेकिन हम लोग बीच में हमारे कैडर कैंप बंद हो गए, जिसमें वो लोग सफल हो गए। उनके कार्यक्रम जारी रहे कैडर कैंप के माध्यम से समाज को तोड़ने का। हमारे कार्यक्रम तो रुक गए समाज को जोड़ने का, तो हम लोग फिर से उस कार्यक्रम को शुरू करेंगे। और तो ऐसा एलिगेशन लगाना कोई उचित नहीं है कि मान्य बहन जी ज़मीन पर नहीं आई। ये परिस्थिति ऐसी थी, भाजपा ने ये दिखा दिया जिससे कि वोट मुस्लिम समाज का जो वोट है वो बसपा में ना जा पाए। तो सफलता और असफलता में ए शब्द का अंतर होता है, अक्षर का अंतर होता है, उसका मतलब होता है आगे सफलता, ए प्लस सफलता। सबसे पहले तो आज मान्यवर साहब कांसीराम जी की 88वीं 88वीं जो है जन्म जयंती है। इसमें हमारी पूरी टीम पूरे दुनिया के लिए उनको हार्दिक बधाई देती है। आज बहुत ही उज्जवल हमारा दिन रहा, जो मान्यवर साहब कांसीराम जैसी शख्सियत आज पैदा हुई, और उन्हीं के उपलक्ष्य में आज हम लोगों ने, हमारी पूरी टीम ने एक दूसरे का सहयोग करते हुए ये मान्य बहन जी के द्वारा निर्मित उनके शासनकाल में बादलपुर जो उनका पैतृक गांव है, उस गांव में जो डॉक्टर अम्बेडकर पार्क है, जहां पर मान्य बहन जी ने बाबा साहब की स्टैचू के साथ साथ साहब कांसीराम जी का और अपनी स्टैचू और फूले साहब की और उनकी जो सभी महापुरुषों की जो स्टैचू लगा करके जो यहाँ पार्क बनाया। इस पार्क में हम लोगों ने आज मान्यवर साहब कांसीराम जी का जन्मदिन सेलिब्रेट किया है। इस पे तमाम जगह जगह के लोग यहाँ पर काफ़ी बड़ी संख्या में पहुँचे हैं। तो हमने ये सोचा था कि जो 10 तारीख को जो रिज़ल्ट आया है उससे कहीं लोग हताश ना हो जाएं, और धीरे धीरे हमको रिव्यू करना है, अपने ब्रेन को ठीक करना है और फिर से नए सिरे से इस कार्यक्रम को, मूवमेंट को हमको फिर से शुरू करना है। तो उसी के उपलक्ष्य में हम लोगों ने, उसी को ध्यान में रखते हुए हमने यहाँ पे जयंती का कार्यक्रम रखा है आज। अच्छा सर, मान्यवर साहब कांसीराम ने 85% एससी एंड ओबीसी को जो एकीकृत करने में लगाया है, तो क्या मानना है आपका, क्या वो धीरे धीरे फिसलता जा रहा है? देखिए, हम लोग देखें तो ये बात आपकी कोई गलत नहीं है, थोड़ी सी खिसावट तो हुई है, लेकिन उसमें चाहे हम समझाने में असफल रहे हों या हमारी कोई गलती रही हो, तो हम तो उसी पे अपनी गलती पर हम लोग अध्ययन करेंगे और फिर से सभी समाज के लोगों से अपील करेंगे कि देखिए, छोटे लालच में फंसना ठीक नहीं है। इस गेहूं के, चावल के, तेल के, नमक के चक्कर में आकर के भी इस देश में बने, लेकिन उसके साथ में तो सभी जाति धर्म बिरादरी के लोगों में हम लोग फिर से भाईचारा बनाने की हम लोग अपील करेंगे। हम जो है कुछ दिन में निकलने वाले हैं क्षेत्र में, वहाँ से हम डाटा कलेक्ट करेंगे कि किस किस जाति के लोगों ने किस किस वजह से किस किस पार्टी को वोट दिया, उसके क्या कारण हैं। अगर हम लोग कारण तक पहुँच गए तो ये बुद्ध का कहना है, बुद्ध का बताना है कि अगर हम कारण तक पहुंच जाएंगे तो निवारण भी निकाल लेंगे। तो उस कारण तक हम पहुंचने वाले हैं कि क्या क्या परिस्थितियाँ थी जो उन्होंने वोट दिया। उसके बाद हम लोग एक कैडर तैयार करेंगे, फिर उस कैडर को सभी समाज के बीच में पहुंचाएंगे और उनसे फिर से अपील करेंगे कि लॉन्ग टाइम बेनिफिट के लिए आप बहुजन समाज पार्टी को फिर से मौका दें। अच्छा सर, 70 से 80 सीट जो रिजर्व हैं, वहाँ पर 70 से 80 हज़ार तक के बीच दलित वोट बैंक भी है, वहाँ से भी बीएसपी पार्टी एक भी सीट लेकर नहीं आई है, तो आपका इस पर क्या मानना है? देखिए, इसका मानना ये है, जो बाबा साहब और गांधी जी के बीच में जो संघर्ष हुआ था रिजर्व सीटों को लेकर के, बाबा साहब ये चाहते थे कि एससी सीट पर एससी ही वोट डाले, नॉन एससी वोट ना डाले, जिससे कि एससी का हितैषी ही वहाँ पर चुन के आ पाए। लेकिन यहाँ पे नॉन एससी जो वोट डालता है उसको जो है वो एक तरफ हो जाता है, एंटी। तो वो देखता है कि जो एससी का नुकसान पहुंचाए उसको हम ज़्यादा वोट दें, वो नॉन एससी इकट्ठा होकर के। लेकिन फिर भी उस नियम को भी तोड़ने के लिए मान्यवर साहब कांसीराम जी ने संघर्ष किया, नॉन एससी लोगों को भी समझाने का प्रयास किया, लेकिन हम लोग बीच में हमारे कैडर कैंप बंद हो गए, जिसमें वो लोग सफल हो गए। उनके कार्यक्रम जारी रहे कैडर कैंप के माध्यम से समाज को तोड़ने का। हमारे कार्यक्रम तो रुक गए समाज को जोड़ने का। तो हम लोग फिर से उस कार्यक्रम को शुरू करेंगे और जो नॉन एससी जो वोटर जो है उनसे भी अपील करेंगे कि एससी समाज के लोगों का सदन में पहुँचने का उद्देश्य लीडरशिप करना नहीं है, एडुकेट रिप्रेजेंटेशन दे करके जिन लोगों को जानकारी नहीं है कि उनके अधिकारों की क्या क्या भविष्य हैं, उनके बारे में बताना है। हमारा उद्देश्य राजनीति करना नहीं है। तो इस बार जो चुने गए हैं वो इसीलिए चुने गए हैं कि जो उनको नुकसान पहुंचा सके एससी समाज को, उसी पार्टी को वोट दिया गया है, इसलिए ऐसा हुआ है। बहुजन समाज के कुछ लोगों में निराशा भी है, वो ऐसा आरोप भी लगा रहे हैं मायावती जी पर कि उन्होंने ज़मीनी स्तर पर कार्य नहीं किया, तो इस पर आपका क्या मानना है? देखिए, ज़मीनी स्तर पे इसलिए नहीं कह सकते, मान्य बहन जी को मालूम था कि हम लोग जिस पार्टी को हम लोग डील कर रहे हैं, हम लोग उसको लीड कर रहे हैं, मान्य बहन जी, उसके जो कार्यकर्ता थोड़े से साधन कम हैं, तो उन्होंने सोचा कि पहले हम लोग जो है और पार्टी के लोगों को काम करने दें।
अगर हमने अभी काम कर दिया, अपने संसाधन अभी अभी लगा दिए, तो आगे जो लास्ट फेज जो होगा चुनाव के पास का, तो उस समय हम लोग कार्यक्रम नहीं कर पाएंगे, कमर टूट जाएगी कार्यकर्ता की। तो इसलिए पहले उन्होंने और को काम करने दिया, उसके बाद लास्ट फेज में जाकर के सीमित संसाधनों का अच्छा लाभ उठा करके उन्होंने आखिरी फेज में जाकर जो चुनावी जनसभाएं करी। तो ऐसा एलिगेशन लगाना कोई उचित नहीं है कि माननीय बहन जी ज़मीन पर नहीं आई। ये परिस्थिति ऐसी थी, भाजपा ने ये दिखा दिया, जिससे कि वोट मुस्लिम समाज का जो वोट है वो बसपा में ना जा पाए, तो दिखा दिया कि सपा मजबूत है, जिससे कि मुसलमान उधर पहुंच जाए, तो उसके चक्कर में वो नुकसान हुआ। 1884 से लेकर 2019 तक दलितों का वोट बैंक जो है वो 23% तक रहा है, लेकिन अगर हम 2022 के इलेक्शन की बात करें तो 12 से 15% केवल दलित वोट बैंक बचा है। तो इसके बारे में आपका क्या मानना है? तो क्या कहीं ना कहीं इसमें मायावती जी की गलती रही या बहुजन समाज के लोगों की गलती रही? देखिए, इसमें बहन जी की कोई गलती नहीं है। बहन जी तो समय समय पर बोलती रही कि आप कैडर कैंप लगाओ, कैडर कैंप लगाओ, एससी समाज के भी लगाओ, ओबीसी समाज के लगाओ, माइनॉरिटीज़ के लगाओ, जनरल समाज के लगाओ, सभी के लगाओ। उसमें जो बीच में जो दिक्कत आई जो है वो हमारे बीच के कार्यकर्ताओं की प्रॉब्लम है। माननीय बहन जी की इसमें कोई खास गलती नहीं रही है। उसी वजह से ये वोट बैंक जो है गुस्सा होकर के हमारे कार्यकर्ता किसी एट्रोसिटी पे नहीं पहुंच पाए ठीक से, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि एफआईआर तो दर्ज हो, लेकिन उससे पहले पहले एक इवेंट भी दिखाई देना चाहिए। तो इसलिए जो ऐसा हुआ है, माननीय बहन जी कोई गलती नहीं है, बीच के कार्यकर्ताओं की थोड़ी गलती रही है। अच्छा, आज जो समाज में निराशा है, कहीं ना कहीं लोग बाग आपस में ही बुराइयां कर रहे हैं आपस में ही, तो उन लोगों के आप क्या कहना चाहोगे? मैं उनसे निवेदन करना चाहूँगा कि सफलता और असफलता में ए शब्द का अंतर होता है, अक्षर का अंतर होता है। उसका मतलब होता है आगे सफलता, ए प्लस सफलता मतलब आगे सफलता। तो आप लोग निरंतर कार्य करते रहें। हम लोग हज़ारों सालों से संघर्ष करते आए हैं। संघर्ष का आउटपुट हमको 4 बार सरकारों में मिला है। हम संघर्ष को फिर से करते रहेंगे। इस देश का सीएम भी देंगे, इस उत्तर प्रदेश का, और इस देश का प्रधानमंत्री हम बना के देंगे। आप निरंतर काम करते रहें, ऐसी हमारी पूरी टीम आपसे अपील करती है। तो क्या लगता है आपको बहुजन समाज पार्टी आने वाले चुनावों में सत्ता में आ पाएगी या नहीं? सत्ता में 100% आएगी। देखिए, वो लोग झूठ पे टिके हुए लोग हैं। झूठ की जो नींव होती है, बुनियाद होती है, वो कमज़ोर होती है। वो रेत पे टिकी हुई बुनियाद होती हैं, वो कभी भी खिसक सकती है। तो झूठ पे वो राजनीति कर रहे हैं। हमारी सच्चाई है, सच्चाई परेशान हो सकती है, पराजित नहीं हो सकती। एक दिन ज़रूर इस देश में सच्चाई का बोलबाला होगा, इस देश पे बहुजन समाज पार्टी की सत्ता होगी। अच्छा, लास्ट में आप बहुजन समाज के युवाओं को क्या संदेश देना चाहते मैं हैं? ये कहना चाहूँगा कि आप निराश ना हो। नई नई पार्टी जो बन रही हैं उनसे बच के रहें। मैंने पहले भी कहा था, बड़ी मुश्किल से ये महल तैयार हुआ है, इसको रिप्लेस ना करें, बेशक रिपेयर कर लें। कोई दिक्कत है, आपस में बैठ के आप लोग चर्चा करें, लेकिन हम लोग किसी के कार्यकर्ता, कोई पदाधिकारी है, उससे गुस्सा होकर के हम किसी दूसरी पार्टी की तरफ ना जाएँ। ये हमारा घर है, इसको हम लोग तैयार करेंगे, ऐसी हम सबसे अपील करते हैं। अच्छा, आज समाज में बहुत सारे संगठन बने हुए हैं, तो ऐसा क्यों नहीं करा जाए कि सभी संगठनों को एक साथ बैठकर एक मीटिंग रखी जाए कि बहुजन समाज में उनको एकत्रित करें और जो बहुजन समाज पार्टी है उसमें ही उनको मजबूत करके सत्ता में लाने का कार्य करें? देखिए, ये ऐसा इसलिए होता है कि पहली बात तो एक लेवल के संगठन कभी एक साथ नहीं बैठ सकते इकट्ठा। जो बड़ा जो संगठन है केवल वो ही इस काम को कर सकता है। तो बहन जी की तरफ उन लोगों को सबको जाना चाहिए। वो बड़ा संगठन हमारे पास जो है बीएसपी है, लेकिन एक साथ बराबर के संगठन नहीं बैठते। लेकिन एक चीज़ और होती है, संगठन को इकट्ठा करने का तरीका होता है। साहब कांशीराम जी ने भी प्रयास किया था, लेकिन ये बैठ नहीं पाए। तो उसकी वजह एक सेम ये रही कि जब तक साहब कांशीराम कमज़ोर थे, किसी ने उनकी बात नहीं मानी। जब उन्होंने अपना काम बड़े पैमाने पर दिखाना शुरू करा, तो छोटे छोटे संगठन उसके पीछे पीछे चलने लगे। तो जब कोई एक आदमी इस मूवमेंट को ऊंचाई की तरफ ले जाता हुआ दिखाई देगा, तो विभिन्न संगठन के जो फॉलोवर हैं, नेता नहीं, फॉलोवर जो हैं, वो वहाँ से हट करके उस व्यक्ति के साथ चलना शुरू कर देंगे। ये नियम होता है किसी मूवमेंट चलाने का।